अभी कुछ दिन ही हुए हैं यहाँ पर जब हमको बवाल देखने को मिला है बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी के मैच में और रियल मैड्रिड वर्सेस यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी। और एक बार फिर से हमको एक बहुत बड़ा, डेफिनेटली यहाँ पर वर्ल्ड फुटबॉल की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड इन सैंटियागो बर्नाब्यू। और भाई मैं जावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और भाई ने मतलब फुल ऑन फाइट ही दे दिया। मतलब अब ये तो मेरे को पता था कि क्योंकि बार्सिलोना पीएसजी के अगेंस्ट बॉटल कर दिया या फिर जो भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही, जावी के हाथ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ना ही ये मैच को टैक्टिकली डिजाइन करना है बल्कि यहाँ पर बार्सिलोना के प्लेयर्स को इमोशनली भी डिजाइन करना है। देखो पीएसजी के अगेंस्ट इतना बड़ा मैच हारने के बाद टीम का मोरल डाउन होता ही है, ये लाजमी है, लेकिन उसके बाद जो हमने अराउओ और गुंडोगन की कंट्रोवर्सी देखी है, इसने टीम ड्रेसिंग रूम को और ज्यादा मोरल के मामले में कम कर दिया है। ऐसे में यहाँ पर जावी ने सबसे पहले तो फ्रंट फुट पे आके इसी चीज पे बैटिंग करी। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर मतभेद हो जाए, मन भेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ओपिनियन डिफरेंट है लेकिन इंटेंशंस यहाँ पर खराब नहीं है। दोनों उन्होंने कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि प्लेयर्स के बीच में बात हो गई है और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर स्पेनिश मीडिया की बात करें वो इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ड्रेसिंग रूम में मोरल अभी भी लो ही है, साथ ही साथ यहाँ पर बटने की भी एक आशंका है। अब देखो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जब आपका मैनेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये बोल देता है कि ये डू और डाई वाला मैच है बार्सिलोना के लिए, ऐसे में यहाँ पर एक ही चीज समझ में आती है भाई, या तो ये ड्रेसिंग रूम अपने आप को संभाल के अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे सीजन की और वो भी वर्स्ट सिचुएशन में, या फिर कहीं ना कहीं एक बार फिर से भुगतने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेज मोरल की, कॉन्फिडेंस की और यहां पर डिसिप्लिन चीज की। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां मैं बार्सिलोना की सबसे लो मोरल की बात कर रहा हूं, रियल मैड्रिड अपने हाईएस्ट मोरल पे हो सकती है। और कार्लो एंसेलोटी ने इसको बहुत बखूबी से और खूबसूरती से एक्सप्लेन करा है। स्पेनिश मीडिया की हम बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर तरीके से घेरने की कोशिश की, हर तरीके से यहां पर रियल मैड्रिड के बोलने खेलने के तरीके को या फिर जिस तरीके से उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जीत हासिल की है उसको डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन कार्लो एंसेलोटी ने इस चीज को बहुत, एक तो ये बहुत बोलता है भाई, लेकिन कार्लो एंसेलोटी ने इस चीज को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करा कि रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेला है ये एक वक्त की डिमांड थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रियल मैड्रिड पूरी तरीके से प्राउड है और रियल मैड्रिड को बखूबी पता है कि उसको किसके अगेंस्ट कब और कैसे खेलना है, और बार्सिलोना के अगेंस्ट रियल मैड्रिड अपनी पूरी परफॉर्मेंस डालने वाली है। दोनों ही मैनेजर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखोगे तो साफ लगता है कि हाँ भाई, ला लीगा इज ऑन द लाइन। क्योंकि अगर यहाँ पर बार्सिलोना जीत जाती है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार रियल मैड्रिड की टाइटल खतरे में है, लेकिन रेस ओपन भी हो सकती है, कह सकते हो। लेकिन हाँ ये है कि शायद से बार्सिलोना हैव अ चांस, उनके पास एक पर्पस आ जाएगा। ये पर्पस खत्म हो जाएगा अगर बार्सिलोना यहाँ पर ड्रॉ भी ले जाती है या फिर बार्सिलोना मैच हार जाती है। अब अगर सबसे पहले यहाँ पर दोनों टीम्स की अगर हम इन मोमेंटम की बात करें तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जहां मैं बार्सिलोना के रिगार्डिंग ये बोल रहा हूं कि उन्होंने बॉटल या फिर एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द उस टाइम में यहाँ पर बार्सिलोना का ही अपर हैंड था। और जावी को रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उतरने से पहले इस चीज का पूरा होमवर्क और नोट करना ही पड़ेगा कि उसको ज्यादा चेंजेस करने नहीं है। और टैक्टिकली यहाँ पर बार्सिलोना ने जो चीज अप्लाई करी है पीएसजी में, कुछ हद तक कुछ एस्पेक्ट्स में वो सिमिलर अप्लाई कर सकते हैं रियल मैड्रिड पे, और जहां पर उनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, एटलीस्ट डोमिनेटिंग फैशन में। क्योंकि देखो पहली चीज तो एक है, अगर आप एम्बापे और विनीसियस स्टाइल को देखोगे तो जिस तरीके से बार्सिलोना ने एम्बापे को डिफेंड किया था, ज्यादा चेंज उनको करने की जरूरत नहीं है विनीसियस के अगेंस्ट। लेकिन हाँ, रियल मैड्रिड के पास काउंटर ये है कि इस बार उनके पास विनीसियस पे सोल डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि रॉड्रिगो को पिछले 2 गेम में लेफ्ट विंग पे खिलाया तो यहां पर एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी और फ्लोटिंग फैक्टर भी है। और इसी चीज की वजह से मेरे को लगता है कि विनीसियस वर्सेस अराउओ इस बार हमको देखने को ज्यादा मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो वो एक हाईलाइट ऑफ द गेम होगा नहीं, क्योंकि यहां पर कुंडे को सेंटर बैक डाल के अराउओ को राइट बैक खिलाने का सीन कोई बनेगा नहीं। इसके पीछे 2 चीज है। देखो पहली चीज तो है कि विनीसियस की पोजीशन में अब एम्बापे की तरफ फ्लोटिंग कर दी है, यानी कि वो विंग पे भी जा सकता है और वो सेंटर में भी बिहाइंड द रन निकालेगा। साथ ही साथ यहां पर एम्बापे के अगेंस्ट जूल्स कुंडे की जो परफॉर्मेंस आई है उसने भी इस चीज को ज्यादा सीमेंट कर दिया है कि अराउओ एट राइट बैक is not better than Koundé at right back in current situation, और Koundé at center back is definitely not better than Araujo at center back। ठीक है, तो जो जहां खेल रहा है उसको वैसे खेलने दिया जाए। अब देखो यहां पर सबसे बड़ी चीज जो आती है रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से वो ये है थकान। आपने 120 मिनट का मैच खेला है और वो भी एक ऐसा मैच जहां पर आप फिजिकली ड्रेन्ड और मेंटली बिल्कुल सफर कर गए। ऐसे में यहां पर मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी जिस पर भी बात करेंगे उनके में भी देखने को मिला है कि वो भी थोड़े पिल तो गए थे। ऐसे में क्या रियल मैड्रिड और एक
बहुत हाई इंटेंसिटी गेम खेल सकती है। एंड अगेन एक ऐसा गेम जो कि फिजिकली इंटेंस तो होने ही वाला है लेकिन मेंटली भी इंटेंस होने वाला है। ऐसे में यहां पर हमको रेवोल्यूशनरी रोटेशन नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी ने इस चीज को मेक श्योर किया है कि यहां पर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इररिप्लेसेबल हैं। एंड डेफिनेटली उसमें अगर हम बात करें अप टॉप की तो विनीसियस रोड्रिगो दोनों खेलेंगे, बेलिंगम भी यहां पर हमको खेलता हुआ दिखेगा और वाल्वर्दे भी है जिसपे स्पेशली फोकस किया गया है। और यहां पर अगर हम बात करें चुआमेनी की तो एक फ्रेश लगे क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट नहीं खेला था तो वो भी खेलेगा। और यहां पर क्रूस और मॉड्रिच में एक कंफ्यूजन है और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से यहां पर हमको मॉड्रिच स्टार्टिंग लाइनअप पर देखने को मिल सकता है क्योंकि क्रूज ने भी भाई बहुत ज्यादा इंटेंस मैच खेला था और मॉड्रिच के लिए एक अच्छा चांस है कि यहां पर वो अपने आप को एक बार और प्रूव कर सके। वैसे तो जरूरत नहीं है बट स्टिल लाइक अगेन गेम को चेंज करने का, गेम को पलटने का अभी भी वो दम रखता है 38 और 39 ईयर्स ऑफ एज में। इसी के अगर बैकलाइन की बात करें तो कार्वाहाल को इंजरी से बूस्ट मिला है, फर्लैंड मेंडी इज प्रिपेयर्ड और अगर रूडिगर की बात करें तो वो तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब दिक्कत की बात सिर्फ इतनी है कि भाई नाचो को खिलाया जाए या फिर मिलिटाओ को खिलाया जाए। अब देखो यहां पर कार्लो एंसेलोटी के अभी तक के अगर हम सिग्नल की बात करें तो उसका हिसाब तो यही लग रहा है कि जहां नाचो ने परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन दी है और उसके लिए यहां पर उसकी तरफदारी करनी पड़ेगी, लेकिन नाचो पे उसको अभी भरोसा इतना है नहीं, पर्टिकुलरली तब जब क्योंकि मिलिटाओ वापस आ चुका है और रियल मैड्रिड अभी भी चैंपियंस लीग में आगे जाने वाली है। तो भाई इंपॉर्टेंट मैचेस तो हैं, ऐसे में मिलिटाओ को वो इस मैच में डाल के उसके को बायर्न के लिए प्रिपेयर कर सकता है, विच मेक्स सेंस। लेकिन अगर वो नाचो को भी खिलाएगा तो देखो मेरे को लगता है कि उसकी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस आई थी उससे फैंस कंप्लेन करेंगे। और अगर लुनिन की बात करें तो गॉड मोड परफॉर्मेंस देने के बाद, और अभी मैंने पता है सुपर कप वाली परफॉर्मेंस भी देखी थी लुनिन की, वो भी बहुत तगड़ी आई थी बार्सिलोना के अगेंस्ट, तो लुनिन भी अपने भाई डैम पीक कॉन्फिडेंस पे है। बार्सिलोना से बात करें तो बार्सिलोना भाई देखो यहाँ पर ऑब्वियसली बैकलाइन बिल्कुल सेम रहने वाली है। अगर मिडफील्ड की बात करें तो एक ही कंफ्यूजन है, देखो या तो ऐसा हो सकता है कि वो क्रिस्टेंसन को सीडीएम डाले और यहां पर गुंडोगन लाइक अनडिस्प्यूटेड है। एक कंफ्यूजन आएगा कि भाई पेड्री को खिलाना है या फिर हमको फ्रैंकी डियोंग को खिलाना है। अब देखो पेड्री के साथ बस एक फिटनेस इशू है, लेकिन अगर फ्रैंकी डियोंग की बात करें तो उसकी रीसेंट टाइम में परफॉर्मेंस खराब आ रही है। ऐसे में यहां पर या तो पेड्री पर रिस्क ले सकता है या फिर वो फ्रैंकी डियोंग को डबल पिवट में खिला सकता है क्रिस्टेंसन के अगेंस्ट, जहां पर मेरे को डियोंग के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। अब तुम में से काफी लोग कहोगे कि फोरमैन मिडफील्ड के साथ जा सकता है, जिसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहां पर लेवेंडोव्स्की की बात करें तो तुमको पता है ज़ावी लेवेंडोव्स्की को हटाएगा नहीं, और अगर रफीनी और लमीन यमाल की बात करें तो इन दोनों में से ही अगर किसी एक को चूज करके एक को बाहर बिठाना पड़े तो वो सेंस बनाएगा नहीं, क्योंकि पीएसजी के मैच के बाद अगर कोई प्लेयर सर उठा के यहां पर बाहर आ सकता है तो वो रफीनिया है। अब लमीन यमाल के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज उसके साथ तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ कि भाई अराउओ की गलती से उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो यहां पर मेरे को लगता है कि ठीक है भाई सिस्टम है। और अगर इस सीजन की बात करें तो उनको पता है कि वो रियल मैड्रिड को विंग्स पर हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि रियल मैड्रिड जितना लो ब्लॉक मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट बैठी थी वो ये बार्सिलोना के साथ बैठेगी नहीं, क्योंकि सुपर कप में भी लेवेंडोव्स्की ने वहीं से ही गोल मारा था जस्ट आउटसाइड द पेनल्टी बॉक्स। तो रियल मैड्रिड अगर लो ब्लॉक बैठने के चक्कर में है तो उनको पता होना चाहिए कि बार्सिलोना भाई उनके पास भी टेक्निकल और क्रिएटिव एबिलिटी है, चाहे आप रफीनिया की बात करें, चाहे आप लमीन यमाल की बात करें, चाहे आप यहां पर आप पेड्री की बात करें और गुंडोगन की बात करें। इसी के साथ रियल मैड्रिड ज्यादा हाई प्रेस भी नहीं करेगी और हाई डिफेंसिव लाइन को भी ज्यादा नहीं करेगी, क्योंकि रफीनिया का जो एक डायरेक्ट थ्रेट आता है वो रियल मैड्रिड को पता है कि वो थोड़ा दिक्कत दे सकता है, मोस्ट प्रोबेबली तब जब यहां पर कार्वाहाल आपको आगे आता हुआ दिखता है। अब इसका एक एंटीटोड यहां पर कार्लो एंसेलोटी ये निकाल सकता है कि जो उसने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट करा था कि भाई वाल्वर्दे को वो कार्वाहाल का एज अ कवर अप डाल सकता है और दोनों डबल डाउन कर सकते हैं रफीनिया पे, बट स्टिल रफीनिया के पास पेस भी है और डायरेक्ट थ्रेट भी है। मोर सो रिसेंट टाइम में हमने लेवेंडोव्स्की की परफॉर्मेंस में एक उछाल तो देखा है, यह अलग बात है कि पीएसजी के अगेंस्ट भाई ने हक दिया, बट अगेन रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से तो अपवर्ड ही है। अगर बार्सिलोना की बात करें तो देखो बार्सिलोना का मैच अगर मैं सुपर कप वाली बात करूं तो भाई देखो यहां पर खोल दिया था पहले आधे घंटे के अंदर रियल मैड्रिड ने, क्योंकि इतनी गंदी हाई डिफेंसिव लाइन खेली थी बार्सिलोना ने। तो तुम में से काफी लोग सोचोगे कि यार वो करना क्यों है। उसके साथ ही एक मेजर चांस ये भी है कि भाई पीएसजी के अगेंस्ट लो ब्लॉक में डिफेंड करा था, लेकिन मेरे को लगता है कि यहां पर बार्सिलोना इतना लो ब्लॉक जाएगी नहीं। ऑब्वियसली यहां पर पहली बात तो ये है कि उनके पास पूरे प्लेयर्स होंगे 11 के 11,
रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और एम्बापे के PSG के अगेंस्ट उनके पास एक प्लेयर नहीं था। लेकिन दूसरी जो चीज़ है वो तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बार्सिलोना हाई डिफेंसिव लाइन क्यों जाएगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हाई डिफेंसिव लाइन का वो काफ़ी कम है जो प्रोज हैं उसके हाई डिफेंसिव लाइन के। अब देखो ये तो तय बात है कि रियल मैड्रिड लो ब्लॉक मिड ब्लॉक में बैठने वाली है जो कि ट्रांजिशन पे ही हर्ट करेगी। ऐसे में बेलिंगम का रोल भी बहुत खूबसूरती से आने वाला है क्योंकि उसने यहाँ पर गोल सेटअप किया था जहाँ रॉड्रिगो और विनीसियस को सबसे ज़्यादा लाभार्थी मानने वाले हैं हम। लेकिन बार्सिलोना को पता है कि बार्सिलोना पिदा सकती है रियल मैड्रिड को अगर बार्सिलोना गेम को अपने हाथ में ले। अगर बार्सिलोना गेम रियल मैड्रिड के हिसाब से खेलेगी कि पिंग पोंग ट्रांजिशन वाला गेम चल रहा है तो होगा नहीं। गेम तभी बार्सिलोना के पक्ष में जाएगा जब यहां पर बार्सिलोना पोजीशन को भी कंट्रोल करेगी और सेंट्रल जोन में प्रोग्रेस करेगी जहां पर गुंडोगन का सबसे बड़ा रोल आने वाला है और लेवेंडोव्स्की ड्रॉप करके कितना यहां पर टीम से कनेक्ट करेगा ये एक अलग बात है। ऐसे में यहां पर वो रफीनिया और लमीन यमाल को विंग के साथ और सेंट्रल जोन के साथ काफी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब अगर इस गेम की अगर हम यहां पर सबसे बड़े एक्स फैक्टर की बात करें तो वो तो मेरे को लगता है कि यहां पर ऑब्वियसली रियल मैड्रिड की बात करें तो वो जो रॉड्रिगो का इस समय एक अनप्रिडिक्टेबल सीन आ रहा है ना कि उसमें वो एक लेफ्ट विंग से वो एक अलग ही चीज लेके आ रहा है पर उसमें वो स्ट्राइकर एबिलिटी भी है, विनीसियस की जो अडेप्टेबिलिटी है और बेलिंगम का ये जो फ्लोटिंग रोल है। अब तुम्हें तो काफी सारे लोग कहोगे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट वो भी वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर था चाहे हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जिसका मेरे को लगता है कि यहां पर पार्शियली ट्रू तो है कि बेलिंगम ने ऐसा कुछ बॉस नहीं किया मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, लेकिन एक्चुअली में यहां पर मेरे को ये लगता है कि एंसेलोटी ने बेलिंगम को बॉस करने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया भी नहीं है। बेलिंगम का जो रोल है वो काफी ज्यादा असिस्ट प्री असिस्ट वाला है कि बेलिंगम बॉल को होल्ड करेगा और मेक श्योर करेगा कि जो भी रन बना रहा है बार्सिलोना की डिफेंस से पीछे उसके लिए परफेक्ट बॉल सेटअप की जाए। ऐसे में यहां पर बार्सिलोना का भी अगर हम एक बात करें तो भाई यहां पर मेंडी वर्सेस लमीन यमाल एक बहुत बड़ा टाई हो सकता है। लमीन यमाल किस तरह, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी ने इसको स्पेसिफिकली कहा है कि लमीन यमाल, मतलब नाम नहीं लिया लेकिन उसने कहा कि कोई भी प्लेयर इतनी इजीली यहां पर ड्रिबल कर नहीं सकता फर्लैंड मेंडी से, और फर्लैंड मेंडी की परफॉर्मेंस भी काफी सही आ रही है। ऐसे में यहां पर अगर इस गेम के हम प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली यहां पर रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें तो वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन इस गेम में सबसे ज्यादा टैक्टिक्स से ज्यादा देखने वाला ये होगा कि डिसिप्लिन और मोराल किसका ज्यादा भारी है, क्योंकि एक टीम सबसे निचले स्तर के मोराल पर है और एक टीम इस समय सबसे हाई पर है। और बार्सिलोना के मैनेजर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ये मैच डू और डाई है, और यह भी तय बात है कि ला लीगा एक मात्र ऐसी ट्रॉफी है जहां पर बार्सिलोना इस समय जा सकती है और यह मैच जीतना पड़ेगा अगर आने वाले 6 गेम्स में कुछ पर्पस चाहिए तो। इसी के साथ बात करते हैं यहां पर चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की, और थकान दिख रही थी भाई सिटी के चेहरे पे, सिटी के गेम में थकान दिख रही थी और कुछ हद तक पार्शियली मैं कहूंगा कि चेल्सी ने रियल मैड्रिड वाला थोड़ा सा ब्लूप्रिंट कॉपी तो किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने रियल मैड्रिड की तरह बिल्कुल ही होप छोड़ दी थी कि हम प्रेस ही नहीं कर सकते। उन्होंने मेक श्योर किया कि वो 4 प्लेयर्स के साथ प्रेस करेंगे और यहां पर सेंट्रल प्रोग्रेशन को बिल्कुल कट कर देंगे, यानी कि उनका मेन था कि भाई सेंटर में रॉड्री और यहां पर अगर हम जॉन स्टोन्स या अकांजी जो भी इन्वर्ट कर रहा है उसके थ्रू बॉल प्रोग्रेस होने नहीं देना। और ऐसे में यहां पर यही एक रीजन था क्यों केविन डी ब्रुयन गेम के कुछ पहले हिस्से में वो राइट में थे और बाद के कुछ हिस्से में तो वो ग्रिलिश के साथ लेफ्ट विंग पे कॉम्बिनेशन बनाने लगे। इस गेम में हमने निकोलस जैक्सन के इतने रन देखने को मिले जो कि बताते हैं कि वो कितना की है चेल्सी के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम भाई ने डार्विन नूनेस तो दिखा दिया अपना, हरकतें वही नुन्नू वाली कर दी जहां पर उसने 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट चांस छोड़ दिए। और ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है पता है मेरे को निकोलस जैक्सन से कि जहां पर वो इतना की है, इतना सही है अपने कमिटमेंट में और कन्विक्शन में, एफिशिएंसी के मामले में वो हक देता है। अगर यहीं पर ही आप एक बार को सोच के चलो कि एनकुंकू होता या फिर कोई और प्लेयर होता तो गोल तो आ ही जाते, और चेल्सी यहीं पर ही हार गई। वैसे इस गेम में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी जब यहाँ पर आई थिंक जैक ग्रिलिश का हाथ लगा था फ्री किक को डिफेंड करते हुए, और रेफरी ने यहाँ पर यह कहा है, लाइक अगर ट्विटर की वीडियोस के देखें जो सुनाई दिया गया है या फिर जो कोट किया गया है चेल्सी के प्लेयर्स को, कि उसका जो हैंड बॉल था वो डिलिबरेट नहीं था। ये क्या बात होती है भाई, अरे डिलिबरेट कैसे नहीं था भाई, वो मतलब हाथ बॉडी से दूर है और उसमें आप डिलिब्रेशन का ये कौन सी डेफिनेशन आ गई भाई। या तो आप रूल के हिसाब से जाओ या फिर आप अपनी जजमेंट के हिसाब से जाओ भाई। कल को अगर पेनल्टी बॉक्स में कोई हाथ ऐसे करके यहाँ पर बॉल लगती है और हाथ उसका बॉडी से दूर है और यहाँ पर वो कहते कि नहीं मैंने डिलिबरेटली नहीं करा था और वो तो गिर भी नहीं रहा था, ठीक है। तो और ये हमने बहुत बार देखा है कि जब प्लेयर्स कूदते हुए जब उनके हाथ पे बॉल लगती है और उनका हाथ बॉडी से दूर रहता है तो दैट्स गिवन अ फाउल, वो हैंडबॉल दिया जाता है, पर यहाँ नहीं दिया गया।
और वीएआर ने भी आई थिंक इसको कंफर्म किया था कि जो ऑन फील्ड डिसीजन है वो ठीक है। तो अगेन ये रूल को फिर और कंफ्यूज कर देता है। लेकिन यहां पर अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो आज एक और प्रूफ दिख गया कि विदाउट हालैंड उस पोजीशन में जो भी बंदा खेलेगा वो उससे कितना ज्यादा कनेक्ट कर सकता है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो गोल ज्यादा मारेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूलियन अल्वारेज ने गोल मारा, बट कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा है ये आज हमको देखने को मिला कि बहुत इंस्टेंस पे यहां पर यूलियन अल्वारेज टीम से कनेक्टेड दिख रहा था और गेम उसके थ्रू जा रहा था। लेकिन वही है ना, आई थिंक फैंस इस चीज पे ऐसे डिफेंड और काउंटर कर सकते हैं कि गोल तो फिर भी नहीं आया, गोल तो फिर भी एक ही आया है ना, या तो अल्वारेज गोल मारता और अपने केस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता। लेकिन मेरे को लगता है कि चेल्सी को अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को ऑन रोप्स रखा था और डेफिनेटली यहाँ पर उनको पता था कि कब यहाँ पर प्रेस करना है, कब यहाँ पर उन पे प्रेशर बनाना है, क्योंकि उनको पता था कि मैनचेस्टर सिटी थकी हुई है। केविन डे ब्रुयन का बेस्ट गेम नहीं था, सो आप कह सकते हो कि रॉड्री का भी गेम कोई बेस्ट नहीं था, और यहाँ पर डेफिनेटली जॉन स्टोन्स तो फुका हुआ लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको सीटी में कुकर में डाल के पानी में डुबो के 4 सीटी लगवा दी हो। लेकिन फिर भी जैसे ना तैसे करके, जैसा पेप गार्डियोला ने कहा कि मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें गेम कैसे जीत गए, क्योंकि इतना टायर्डनेस और इतना फटीग था। दे आर इन द FA कप फाइनल। डेफिनेटली भाई यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कोवेंट्री में से कौन अपना मैच जीतने वाला है, और हमको शायद से मैनचेस्टर डर्बी ऑन द कार्ड्स होता हुआ दिख रहा है। टेन हैग क्लॉप का तो दिमाग खराब कर ही दिया था उसने। क्लॉप का तो कह रहा है उसने समय खराब ही एरिक टेन हैग की वजह से हुआ था, ये शुरू हुआ है। मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट वो कर सकता है क्या ये?